जी अस्सलाम वालेकुम। अहमद, आंखें खुल गई हैं? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंखें खुल गई हैं? जी जी। ठीक है, सही खाई जी? जी जी कर ली। ठीक है। अच्छा, ठीक है, सब लोग आ गए मेरे ख्याल से। हाँ भी उमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जफर। उमर। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर भाई, आंखें खुल गई हैं आपकी? हाँ जी। देख लो यार, ख्वाब में तो नहीं पड़ रहे? नहीं नहीं, ठीक है। अच्छा, आप लैपटॉप पे हो या मोबाइल पे हो? अभी तो मोबाइल पे हूँ। और अहमद? मैं लैपटॉप पे हूँ। ठीक है, लैपटॉप पे बेहतर होता है, उसका व्यू ज़रा बेहतर आता है। ठीक है, तो शुरू करें? जी जी। वेरी गुड। अच्छा जी, स्क्रीन नजर आ रही होगी आप लोगों को मेरी? अच्छा, तो स्क्रीन नज़र ना आ रही हो किसी को तो वो मुझे फिर इंटरप्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये कुछ डेटा है हमारे सामने इस वक्त, जो कि हमने फार्मूलाज को सीखते हुए और सेल रेफरेंस को सीखते हुए बनाया था। इसको ज़रा मैं एक दफ़ा फिर आपको इसमें एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ जो प्रॉबेबली मैंने आपको नहीं दिखाया जी। अच्छा, वो ये है कि यहाँ पर तो ये कांस्टेंट नंबर्स लिखे हुए हैं इस एरिया में, ठीक है। अच्छा, और ये जो है ये हमारे कांस्टेंट नंबर्स हैं, और ये 30 जो है ये भी एक कांस्टेंट नंबर ही है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको, जो फार्मूला बार है वो 30 उसमें लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, ये जो है यहाँ पे फार्मूला लिखे हैं, और यहाँ फार्मूला क्या लिखा हुआ है? B11 मल्टीप्लाइड बाय C11, ठीक है। वो डॉलर साइन के साथ है, आपको पता है कि डॉलर साइन जो है वो हम उसको इस्तेमाल करते हैं ताकि जब कॉपी पेस्ट करें यहाँ से फार्मूला को, तो ये जिसमें डॉलर साइन है वो चेंज ना हो, रिलेटिव वैल्यू, रिलेटिव रेफरेंस ना हो, एब्सोल्यूट रेफरेंस हो, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या किया कि हमने फिर नीचे इसको कॉपी किया, तो वहां पर C11 ही रहा, लेकिन जो B11 था वो B12 बन गया, ठीक है। और इसी तरह से नीचे वाले सेल में B13 मल्टीप्लाइड बाय C11 बन गया। तो इससे ये हुआ कि हर रो का जो B कॉलम वाला जो नंबर है वो C कॉलम में जहाँ पे 30 लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास 90, 150, 120, 16,410 और इसी तरह से बाकी दो नीचे नंबर्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो डी कॉलम में इस वक्त हमारे सामने फार्मूला, इन तमाम सेल्स में फार्मूला अप्लाई किया हुआ है, और हम कर क्या रहे हैं कि बी कॉलम को
C11 से मल्टीप्लाई कर रहा है। अच्छा, अब C11 में 30 लिखा हुआ है तो इसका रिजल्ट आ रहा है। अब अगर मैं इसको C11 के सेल की वैल्यू को चेंज करूं तो क्वेश्चन ये है कि क्या डी कॉलम की वैल्यूज में इफेक्ट आएगा, क्योंकि वहां पर जो फॉर्मूला लिखा गया था उस वक्त तो सी कॉलम में 30 लिखा हुआ है। तो आइए करके देखते हैं उसको। हम यहाँ इस 30 को 10 कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही मैं एंटर करूंगा, अगर इसके सामने लिखा हुआ 90 ही रहा तो इसका मतलब ये है कि फार्मूला के वक्त जो वैल्यू थी बस वही इस्तेमाल हो रही है और डायनामिकली ऑन द फ्लाई अपडेट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये मैं एंटर किया तो ये देखिए जैसे ही मैंने 10 वैल्यू को चेंज किया C11 में तो फौरन जहां जहां जिस जिस सेल में C11 को यूज किया जा रहा था वहां पर फॉर्मूलाज ने अपने आप को अपडेट कर दिया। अब देखिए 90 लिखा हुआ नहीं आ रहा, 30 लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 30। इसी तरह से 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 50। 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 40। और इसी तरह से बाकी भी आप देख सकते हैं कि वो नंबर्स वैसे ही हैं, उनके साथ एडिशनल एक जीरो आ रहा है, क्योंकि आपको पता ही है कि 10 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एडिशनल जीरो आता है। ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूँ कि चलें मैं लेट्स से इस 5 को 10 कर देता हूँ। जैसे ही इसको एंटर करता हूँ तो देखिए जहां पर 50 लिखा हुआ है उसको 100 हो जाना चाहिए। तो मैंने अभी एंटर नहीं किया, ये मैंने B12 सेल में 10 लिखा है और अब मैंने इसको एंटर कर दिया। तो ये देखिए D12 सेल के अंदर यहाँ पर 100 लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि फार्मूला जो आप लिखते हैं तो फार्मूला के अंदर आप जिन सेल रेफरेंसेस को यूज कर रहे हैं, अगर उन सेल रेफरेंसेस में वैल्यू चेंज हो तो फार्मूला को भी दोबारा कैलकुलेट किया जाता है और उसकी जो नई वैल्यू होती है वो सेल में डिस्प्ले होती है। यहां तक क्लियर है सबको? अगर क्लियर ना हो तो आप मुझे इंटरप्ट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं यहां से आगे चलता हूं। हमने सेल रेफरेंसेस की बात की थी कि सेल रेफरेंसेस जो हैं वो रिलेटिव होते हैं, एब्सोल्यूट होते हैं। वैसे बाय द वे एक मिक्स्ड भी होता है कि हमने ये $2 यूज किए हैं ना, तो $1 भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि C11 है तो मैं ये चाहूँ कि भाई C चेंज ना हो, 11 जो है वो डायनेमिकली चेंज हो रिलेटिव पोजीशन के तौर पे, तो मैं इस डॉलर को स्किप कर सकता हूँ जो 11 से पहले है। ठीक है, ओके। तो ये तो बहरहाल था कि हमने एक ही वर्कशीट के अंदर रहते हुए किसी दूसरे सेल का रेफरेंस यूज किया, चाहे वो हमने रिलेटिव यूज किया चाहे वो हमने एब्सोल्यूट यूज किया, लेकिन बहरहाल हमने जो सेल रेफरेंस यूज किया वो सेम वर्कशीट का ही कोई दूसरा सेल था जिसका रेफरेंस हमने यूज किया अपने फार्मूला के अंदर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि क्या हम किसी दूसरी वर्कशीट के सेल रेफरेंस भी यूज कर सकते हैं? आंसर है यस। कैसे करते हैं आइए वो करके देखते हैं। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि D12, अच्छा मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे शीट 1 में जाता हूँ, शीट मैंने चेंज की और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको बड़ा बड़ा सही लिखा हुआ नजर आए, अच्छा नजर आए। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू और इसके बाद इज इक्वल टू टाइप करने के बाद मैं क्लिक कर रहा हूँ दूसरी वर्कशीट में, शीट 4 में। शीट 4 में मैंने क्लिक किया और ये D12 पे एक दफा क्लिक कर दिया। ठीक है, और उसको ये 100 है ना, अब मैं सिंपली एंटर कर रहा हूं। तो ये देखिए जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहां पर वो वैल्यू पिक होके आ गई है क्योंकि मैंने इक्वल टू और दूसरी वर्कशीट का सेल रेफरेंस यूज किया था। अच्छा, तो अब वो कैसे मैंने सेल रेफरेंस, अगर आप फार्मूला बार में देखें तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा इज इक्वल टू शीट 4 यानी कि शीट का नेम और फिर एक्सक्लेमेशन साइन और फिर D12 को तो आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह।
ठीक है, शीट 4 भी काफी अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि शीट 4 का वो सेल था जिसका D12 का रेफरेंस हम लेकर आए हैं, और सिर्फ हमने ये करना ये है कि शीट का नेम और फिर एक्सक्लेमेशन साइन यूज करना है। ये एक्सक्लेमेशन साइन आप देख रहे हैं ना, इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन साइन इसको कहा जाता है। और अगर हम कीबोर्ड में, लैपटॉप में या डेस्कटॉप के कीबोर्ड में देखें तो ये जो आपका ऊपर नंबर कीज होती है ना 1 2 3 4 5 6, वहां पे 1 के साथ अवेलेबल होता है, आपको शिफ्ट के साथ इसको टाइप करना होता है। शिफ्ट 1 करते हैं तो ये एक्सक्लेमेशन साइन आ जाता है, और फिर D12। अच्छा, तो मैं ये टाइप भी कर सकता था, ये जो सेल का एड्रेस है ये मैं टाइप भी कर सकता था फॉर्मूला बार में या इवन सेल के अंदर भी। जैसे कि चले मैं ऐसा करता हूँ, नीचे वाले सेल में यहाँ पे टाइप करके दिखाता हूँ, इज इक्वल टू शीट 4 एक्सक्लेमेशन D, इसमें तो D12 के बजाय D11 कर लेते हैं, वहाँ जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे हमें नजर आ जाएगी। ये एंटर कर दिया तो वहाँ पे 30 था तो यहाँ हमें 30 नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये करते हैं कि शीट 4 में वापस जाते हैं, और ये जो यहाँ पे 100 था इसको जरा हम चेंज करते हैं। इसको कैसे चेंज करेंगे? अभी देखें ये 100 जो है ये बजाते खुद एक फार्मूला की वजह से जनरेट हुआ है। ठीक, अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि लेट से इस 10 को, बल्कि इस 10 को मैं कर देता हूँ 11। ठीक है, तो जैसे ही मैं 11 करूंगा तो जो 30 है वो 33 बन जाएगा डी कॉलम के अंदर, और जो 100 है वो 110 बन जाएगा। तो ये देखिए मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो ये दोनों D11 वाले सेल की वैल्यू भी चेंज हो गई है, 30 से 33 हो गई है, और D12 वाले की भी वैल्यू चेंज हो गई है, 100 से 110 हो गई। अब वापस शीट 1 में जाके देखते हैं। शीट 1 में हम वापस आए तो देखिए यहाँ पर हमें अपडेटेड वैल्यूज मिल रही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब फर्दर मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी करना चाहूँ मैं मैथमेटिकल फॉर्मूला यहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकता हूँ। मसलन मैं कहता हूँ जी कि जो भी D12 में वहाँ उस शीट के अंदर वैल्यू है उसको उसके अंदर प्लस कर दो, लेट्स से 50। ठीक है, सिंपली मैंने प्लस के साइन के साथ 50 प्लस कर दिया, एंटर करता हूँ तो ये देखिए 110 था 160 बन गया। ठीक है, मैं कहता हूँ जी कि ये जो आंसर आया ना 160, इसको यूं करो कि 2 से मल्टीप्लाई करके दिखाओ। तो मैं एक शुरू में इक्वल टू के साइन के फौरन बाद एक पैरेंथेसिस यानी कि स्मॉल ब्रैकेट, इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और इसको एंड पे जाके क्लोज भी कर रहा हूँ। ये तो मैथमेटिकल चीज है, आपको पता ही होगा। ठीक है, और फिर इस सारे को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से। ठीक है, इस सारे को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, तो 160 जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वो 2 से मल्टीप्लाई होके हमें नजर आना चाहिए। जैसे ही मैं एंटर किया तो देखिए 320 हो गया ये। ठीक है, तो आप इस तरह से फॉर्मूला खुद से बना सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला आप बना सकते हैं मैथ का, जैसे हम देख ही रहे हैं। ठीक है, माइनस प्लस वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, तो ये था कि कैसे हम फॉर्मूलाज बनाते हैं खुद से, और सेल रेफरेंस किसी दूसरी वर्कशीट का अगर यूज करने की जरूरत पड़ जाए तो वो कैसे यूज कर सकते हैं। बाय द वे, सेल रेफरेंस किसी दूसरी वर्कबुक का भी अगर यूज करना हो तो वो भी पॉसिबल होता है एक्सेल में। हाँ, अलबत्ता उस वर्कबुक को उस वक्त ओपन होना चाहिए। एक से ज्यादा वर्कबुक तो हम ओपन कर सकते हैं ना एक्सेल में, तो जो दूसरी वर्कबुक है जिसके सेल रेफरेंस आप यूज करना चाह रहे हैं उस वर्कबुक को एक्सेल में ओपन होना चाहिए, ताकि वहां से वैल्यू एक्सेल पिक करके आपकी एक्सेल वर्कबुक के अंदर दिखा दे। वो कैसे होता है मैं अभी उस डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन मैंने आपको एक क्लू दे दिया कि कभी आपको जरूरत पड़े जिंदगी में तो आप जो है वो गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि हाउ टू यूज सेल रेफरेंस ऑफ सम अदर वर्कबुक, तो आपको वहां से आसानी से इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। जैसे ये वर्कशीट का मिल गया ना, वहां वो भी कुछ इसी तरह का ही है। अच्छा जी, ओके, फंक्शंस की तरफ मजीद मूव करते हैं। अभी तक हम फॉर्मूला देख रहे हैं, फंक्शंस नहीं हमने देखे। अच्छा, फंक्शन क्या होते हैं, लेकिन फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं पहले ये करूंगा, एक चीज़ है जो आपने पहले देखी है, लेकिन फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आप एक दफ़ा अलाउ करेंगे, मैं एक दफ़ा फिर उसको सेम वही काम करूँ। अच्छा जी, इज इक्वल टू, और इसके बाद सेल C11 प्लस, सॉरी C11 नहीं, B11 प्लस B12
प्लस B13 प्लस B14 प्लस B15 प्लस B16। ठीक है, तो मैंने कोई सेल रेफरेंसेस अलग अलग लिखे हैं और उनका दरमियान में प्लस का साइन यूज किया, प्लस का ऑपरेटर यूज किया। तो क्या होगा, इक्वल टू का साइन शुरू में फार्मूला बन गया, जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो जिन जिन सेल रेफरेंसेस का मैंने नाम लिखा है, यहाँ पे सेल्स का नाम लिखा है या रेफरेंस उनका लिखा है, उन सब का सम मेरे सामने आ जाएगा, प्लस होके मेरे सामने आ जाएगा। राइट, ये मैंने इसे एंटर किया, जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो इसका आंसर मेरे सामने आ गया। अच्छा जी यूसुफ भाई आप सामने हैं, हाँ ये उमर आ गए। ओके ठीक है, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अहमद आवाज आ रही है? जी आ रही है फैमिली। क्या हुआ, आज इंटरनेट सही नहीं चल रहा? इतनी का मसला आ रहा है। वैसे मेरी, मैं जितना अब तक बोल रहा हूँ क्लियर आ रहा है? जी वो समझ आ रहा है। और मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक भी आप तक पहुंच रहा है? जी ठीक है। बिलाल की, फातिमा की, सबकी आवाजें आ रही है ना? जी आ रही हैं। अच्छा, बस इस टाइम का यही मसला होता है। रात 10 PM जो हमने पहले टाइम सेट किया था ना, उसका मकसद यही था कि जरा थोड़ा सा सुकून होता है। बहरहाल एंजॉय करें ये वाला म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक जो। अच्छा जी, ओके, तो मैं ये बता रहा था कि ये सेल B18 में मैंने फॉर्मूला लिखा है, जो कि आप इस फॉर्मूला बार में देख सकते हैं। मैंने डिफरेंट, जो कि ज़ाहिर है इससे ऊपर वाले जो सेल्स हैं उनको अलग-अलग मैंने सेल रेफरेंसेस को यूज करते हुए प्लस किया है, इन सबको सम लिया है मैंने। अच्छा, अब ठीक है, फॉर्मूला जैसे कि हमने देखा अब तक कुछ एग्जांपल्स में और भी हमने देखा कि आप इक्वल टू का साइन यूज करके और सेल रेफरेंसेस को यूज करते हुए फॉर्मूला बना सकते हैं। सेल रेफरेंस ना भी हो तो आप फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आप कॉन्स्टेंट्स यूज कर सकते हैं। इज इक्वल टू आपने किया और उसके बाद आपने लिखा जी कि 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 - 3। ठीक है, तो आप कुछ भी फॉर्मूला खुद से बना सकते हैं। ये मैंने एंटर किया, देखें 17 आ गया। 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 20 हुआ और -3 17 हो गया। तो फार्मूला आप बना सकते हैं। इसी फार्मूला के अंदर ये जो भी फार्मूला मैंने 17 वाला लिखा है, इसमें आप सेल रेफरेंस भी यूज कर सकते हैं। जैसे 17 है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, लेट्स से C11 से कर लेते चले। ठीक है, तो आप इस तरह मिक्स भी कर सकते हैं कि आप सेल रेफरेंस को भी यूज कर सकते हैं और कांस्टेंट वैल्यूज भी उसी फार्मूला के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने एंटर किया, तो जो भी इसकी कैलकुलेशन हुई -13 इसका आंसर आ गया। ठीक है, वो जो भी कैलकुलेशन हुई वो आ गया, वो तो सिंपल मैथ ही है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ओके, तो ये हमने देखा था कि कैसे हमने डिफरेंट सेल रेफरेंसेस को यूज करते हुए उनको हमने सम कर लिया। अच्छा, यहाँ पर एक्सेल हमें कुछ ऐसे कॉमन ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, जैसे सम है, एवरेज है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, सीलिंग का फंक्शन है, फ्लोर का फंक्शन है, इस तरह के कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करता है जो कॉमन ऑपरेशंस जिनकी हमें जरूरत पड़ सकती है, जिनका एक्सेल ने सोचा या जिनका एक्सेल बनाने वालों को रिक्वेस्ट की गई कि भाई ये काम हम बार बार करते हैं, आप हमें कोई बिल्ट इन कोई फंक्शनैलिटी ऐसी दे दें कि हम बस कुछ क्लिक्स करें और काम हो जाए। ठीक है, तो एक्सेल ने एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी हमें बना के दी है, बहुत सारे फंक्शन हमें बना के दिए, जिनमें से पहला फंक्शन जो हमने इससे पहले भी देख चुके हैं वो है सम का। ठीक है, तो इक्वल टू तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि ये हम एक फार्मूला लिखने जा रहे हैं। तो मैं जरा बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा सा कम करवा के आता हूँ, बात करता हूँ बच्चों से, शायद मान जाए।
जी जनाब, उम्मीद करता हूँ शोर का लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा। बहरहाल ये उम्मीद कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अच्छा जी, तो इक्वल टू का साइन तो हमने शुरू में लिखना ही है, क्योंकि ये इवैल्यूएशन हमने करवानी है, कोई कैलकुलेशन करवानी है, फॉर्मूला बनाना है। और फिर उसके बाद एक्सेल ने हमें कहा जी कि अगर आपने वैल्यूज का सम लेना है तो आप सम का फंक्शन यूज कर लेते। तो देखिए, मैं जैसे ही मैंने एस लिखा, एक्सेल ने मुझे लिस्ट ऑफ फंक्शंस दिखा दिए जो कि एक्सेल में एग्जिस्ट करते हैं और वो स्टार्ट होते हैं एस से। ठीक है, एक लंबी लिस्ट है, मैं इसको डाउन एरो की मदद से देखें, सबको देख रहा हूँ मैं बारी बारी। जैसे जैसे मैं जिस जिस फंक्शन के ऊपर जा रहा हूँ इस लिस्ट में, आप देख रहे हैं हर फंक्शन के राइट साइड पे उसकी उस फंक्शन की डिस्क्रिप्शन साथ में लिखी हुई आ रही है कि जी क्या काम करता है। ठीक है, अब जैसे ये सम का फंक्शन है यहाँ पे, ये रहा सम का, तो इसके आगे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आ रही है, एड्स ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स, रेंज ऑफ सेल्स। ठीक है, तो आप मल्टीपल सेल्स रेंज, आपको पता है ना सेल रेंज किसे कहते हैं, तो आप मल्टीपल सेल्स का बता सकते हैं, इसको रेफरेंस दे सकते हैं और फिर ये हमें ऐड करके दे देगा। यदि हम इसी फंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे टैब की प्रेस कर सकता हूँ या खुद से मैनुअली टाइप कर सकता हूँ SUM। मैं चूंकि मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ लिस्ट के अंदर, तो मैं यहाँ पे टैब प्रेस कर रहा हूँ। ये मैंने टैब की प्रेस कर दी अपने कीबोर्ड से, और अब मैंने इसको एक या एक से ज्यादा नंबर्स प्रोवाइड करने। तो मैं ये कर रहा हूँ कि मैं इसको बता रहा हूँ कि B11 से लेकर, और सेल रेंज आपको पता है कॉलन के साथ देते हैं। ठीक है, तो पहला सेल बताते हैं और कॉलन के बाद आखिरी सेल का सेल रेफरेंस बताते हैं B16 तक। ठीक है, और ये मैंने कर दिया इसको एंटर। तो ये देखिए कितनी आसानी से एक ही दफा में मैंने फॉर्मूला टाइप किया सम का, और जैसे ही एंटर किया मेरे पास आ गया। अब हो सकता है कि ये जो वैल्यूज इनको सम किया, अभी फिलहाल तो ये 6 वैल्यूज हैं। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल अगर ये 6 ना होती, ये 600 वैल्यूज होती या 6000 वैल्यूज होती, तो सम का फंक्शन यूज करने से बड़ा आसान हो जाता मेरा काम करना। लेकिन ये जो ऊपर मैंने काम किया, एक एक सेल रेफरेंस को यूज किया, प्लस का साइन यूज किया, ठीक है, रिजल्ट तो आ रहा है वही, लेकिन बहुत कम्बरसम है, बहुत लेंथी प्रोसेस है ये। तो इसलिए जब जब फंक्शंस अवेलेबल हों उनको यूज करना चाहिए, और ये प्रैक्टिस के साथ साथ आप सीखते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं जो आपकी डेली रूटीन के काम में यूज हो सकते हैं। तो हम अपने इस कोर्स के अंदर कुछ जो कॉमनली यूज्ड फंक्शंस हैं उनका जिक्र करेंगे। सम से स्टार्ट लिया, अच्छा ठीक है जी। तो ये तो बात होगी सम की। अब फंक्शन में आपने नोटिस किया होगा कि जब हमने फंक्शन यूज किया सम का, मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ, सम का फंक्शन, ठीक है, मैं इसको F2 एडिट में चला गया। तो ये फंक्शन जो आप देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि हमेशा इक्वल टू के साइन से शुरू होता है फॉर्मूला, और फिर फंक्शन का नेम आता है जो कि हमने सम का फंक्शन यूज किया है, और फिर उसके बाद हमेशा जब भी फंक्शन यूज करते हैं आप एक्सेल में, तो हमेशा फंक्शन के नेम के बाद स्मॉल ब्रैकेट, जिसे हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं, वो उसकी स्टार्टिंग ब्रैकेट आती है ये। ठीक है, स्टार्टिंग ब्रैकेट आती है हमेशा फंक्शन के नाम के फौरन बाद, और इसी तरह से एक क्लोजिंग ब्रैकेट भी आती है। ठीक है, और ये जो दरमियान में आप B11 कॉलन B16 लिखा हुआ देख रहे हैं, ये इस फंक्शन के इनपुट पैरामीटर्स हैं, या इनको आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं। यानी फंक्शन को हम बता रहे हैं कि भाई तुमने कौन से डाटा को प्रोसेस करना है। ठीक है, अच्छा कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं कि जिनमें कोई इनपुट आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, जैसे कि नाउ का फंक्शन है, इक्वल टू लिखा उसके बाद नाउ लिखा, ठीक है, पैरेंथेसिस स्टार्ट और पैरेंथेसिस क्लोज, कोई मैंने पैरेंथेसिस के दरमियान में कोई और वैल्यू या कोई और सेल रेफरेंस मैंने प्रोवाइड नहीं किया। और अब मैं एंटर कर रहा हूँ, तो ये देखिए जहां मैंने नाउ लिख के फंक्शन नाउ का यूज किया था, वहां पर आज की डेट और इस वक्त राइट नाउ जो टाइम हो रहा है वो यहाँ पे नजर आ रहा है हमें। ठीक है, तो नाउ का फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, एक एग्जांपल ऐसी है कि जिसमें हमने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, उसको कोई इनपुट वैल्यू पास नहीं की। इसी तरह और फंक्शंस भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि इस इक्वल टू लिख के और फिर मैं लिख रहा हूँ टुडे, TODAY, टुडे, ठीक है, और ये स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट
और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज साथ ही। ये ब्रैकेट्स का आना लाजमी है। जब भी आपने एक्सेल में फंक्शन यूज करना है तो ये इन ब्रैकेट्स का, जिन्हें हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं, तो ये पैरेंथेसिस लाजमी टाइप करनी होती हैं, एक स्टार्टिंग पैरेंथेसिस और एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ठीक है, ये लाजमी जब भी आप एक्सेल में कोई भी फंक्शन यूज करेंगे, चाहे उसमें कोई आर्ग्यूमेंट हो उन पैरेंथेसिस के दरमियान में या कोई आर्ग्यूमेंट ना हो, पैरेंथेसिस का आना लाजमी है। ठीक है, तीन बातें हो गई फंक्शन को यूज करने के लिए, कि एक तो इक्वल टू का साइन से स्टार्ट होगा हमेशा, फंक्शन का नेम आएगा, और तीसरी बात हो गई कि पैरेंथेसिस लाजमी आएंगी, स्टार्टिंग और उसके बाद क्लोजिंग। ठीक है जी, तो ये टुडे का फंक्शन हम यूज कर रहे हैं और मैंने इसको टाइप आपके सामने किया और अब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो जैसे ही टुडे को मैंने एंटर किया, टुडे का फंक्शन क्या करता है, टुडे का फंक्शन आज की डेट मुझे दिखा देगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर टुडे और नाउ के फंक्शन के हवाले से अगर क्वेश्चन ये बनता है कि भाई मैं अगर इस एक्सेल फाइल को, इस एक्सेल वर्कबुक को सेव करके क्लोज कर दूं और 4 दिन के बाद आके इसको ओपन करूं तो क्या होगा, नाउ के फंक्शन के साथ क्या होगा, टुडे के फंक्शन के साथ क्या होगा। तो इसका आंसर ये है कि जब भी इस एक्सेल वर्कबुक को ओपन किया जाएगा तो नाउ का फंक्शन और टुडे का फंक्शन दोनों अपने आप की वैल्यू को अपडेट कर लेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे। तो जब भी मैं इसको, जिस डेट को भी ओपन करूंगा, उस डेट का डेट और टाइम आ रहा होगा यहाँ पे जिस वक्त ओपन किया जाएगा उसको। ठीक है, अच्छा, तो नाउ के फंक्शन में आपने देखा कि टाइम भी आता है। तो अगर आप जिस वक्त आप काम कर रहे हैं और उसी दौरान आप चाहते हैं कि फंक्शन अपनी वैल्यू को चेंज करे, अपडेट कर ले ऑटोमेटिकली, तो आप देखें कि इस वक्त जो नाउ का फंक्शन जहां पे हमने यूज किया हुआ, ये जो सेल है B21, इसमें टाइम लिखा हुआ है 12:27, जबकि मेरे कंप्यूटर में इस वक्त जो नया टाइम है वो मुझे क्लॉक में नजर आ रहा है 12:28। ठीक है, तो रियल टाइम में ये नाउ का फंक्शन अपने आप को अपडेट नहीं करता। इसी तरह कुछ और भी आगे चल के फंक्शन आएंगे कि जो इस तरह के हैं, जो खुद से अपनी वैल्यू को टाइम के साथ जो बाउंड है वो अपडेट नहीं करते। अगर मेरी एक्सेल वर्कबुक ओपन रहे, मेरा कंप्यूटर ओपन रहे और 4 दिन तक ओपन रहे, तो ये वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, ये वैल्यू जो इस वक्त नजर आ रही है वो यही आती नजर आती रहेंगी। ठीक है, हाँ, मैं फोर्स कर सकता हूँ एक्सेल को, भाई जितने भी फार्मूलाज हैं इस वर्कबुक के अंदर उन सबको रिफ्रेश करो। तो उसके लिए F9 एक शॉर्टकट की है, F9। ठीक है, मेरे कीबोर्ड में जो F9 है, अब मैं उसको प्रेस करने जा रहा हूँ तो आप देखिएगा कि जो 12:27 टाइम लिखा हुआ है वो मेरे जो कंप्यूटर में जो टाइम है उसके मुताबिक अपडेट हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने F9 जैसे ही प्रेस किया 12:27 चेंज हो जाएगा। ये देखिए, मैंने F9 प्रेस किया तो 12:27 जो है वो 12:29 बन गया, जो कि इस वक्त मेरे कंप्यूटर का टाइम है। ठीक है जी, तो F9 की है कि फंक्शंस की वैल्यूज को फोर्सफुली रिफ्रेश करवाना, ये अपने पास नोट कर लीजिएगा। और जो फंक्शन के बारे में हमने 3 बातें की, इक्वल टू के साइन के साथ शुरू होता है और उसके बाद फंक्शन का नेम आता है, उसके बाद पैरेंथेसिस आती हैं, तो वो भी अपने पास नोट कर लीजिएगा कैसे काम करता है। अच्छा, तो हमने सम का फंक्शन देखा जिसमें एक आर्गुमेंट्स भी पास हो रहे थे। इसी तरह से हमने ऐसे फंक्शंस भी 2 देख लिए, नाउ और टुडे, जिनमें आर्गुमेंट पास नहीं होता। इसी तरह मेरे ध्यान में एक और फंक्शन आ रहा है जो कि जिसमें आर्गुमेंट पास नहीं होता, वो है इज इक्वल टू और फिर उसके बाद पाई। सर्कल मैथ में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें सर्कल का सर्कमफेरेंस और उसका एरिया वो सारा कुछ आपने पढ़ा होगा, तो वहीं पर आपने पाई का भी जिक्र सुना होगा। पाई की वैल्यू क्या होती है, हुज़ैफा बता सकते हैं मुझे, पढ़ा हुआ आपने पाई को? 22/7 बिल्कुल ठीक है, 3.14। 3.14। तो मैंने जैसे ही पाई का फंक्शन लिखा और उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये देखिए ये 3.14 आ गया। अभी नहीं पढ़ा। ठीक है बेटे, कोई बात नहीं, तो ये 3.14 आ गया। एक वैल्यू है हुज़ैफा जो सर्कल का एरिया या उसके सर्कमफेरेंस वगैरह के हवाले से है, तो कोई बात नहीं भी पढ़ा तो जो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ऐसा मसला नहीं है। जी ठीक है। अच्छा, तो ये हमने 3 फंक्शंस की एग्जांपल्स देखी, नाउ, टुडे और पाई, कि जिनमें कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं होता।
सम का फंक्शन देखा जिसमें आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं। अच्छा, सम के फंक्शन में आपने सेल रेंज दी, अभी जो हमने एग्जांपल देखी जिसमें हमने सिर्फ एक कॉलम के सेल्स को यूज किया। ठीक है, हम इसमें मल्टीपल कॉलम्स को भी यूज कर सकते हैं, मल्टीपल सेल्स को, डिफरेंट लोकेशंस पे सेल को, उनको भी यूज कर सकते हैं। तो चलें उसको मैं थोड़ा सा और साथ में इलैबोरेट करता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला कॉलम, ये जो सम का फंक्शन लिखा हुआ है, और इसमें जो भी आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर, उसको डबल कर दो। ठीक है, मैं सम का फंक्शन लिखने के बाद मल्टीप्लाई का साइन जो कि है स्टार, और उसके बाद 2। अब मैं एंटर करूंगा तो देखिए सम के फंक्शन का जो भी रिजल्ट आया वो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। बात यही खत्म नहीं होती, आप इसी फार्मूला के अंदर मजीद कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि भाई जो भी आंसर है उसमें से लेट्स से 20,000 माइनस कर दो। ठीक है, तो आप एक ऐसा फार्मूला बना रहे हैं जिसके अंदर फंक्शन सम को भी यूज कर लिया और साथ में कुछ कांस्टेंट्स भी यूज कर रहे हैं, और बीच में जो है वो ऑपरेटर्स भी बता रहे हैं, कहाँ मल्टीप्लाई करना है, कहाँ माइनस करना है, कहाँ डिवाइड करना है, वगैरह वगैरह। तो ये मैंने एंटर किया तो उस फॉर्मूले के जो भी आंसर आया वो हमारे सामने आ गया। आप फॉर्मूला बार में सब देख सकते हैं कि वहाँ पे फंक्शन, वो सॉरी फार्मूला लिखा हुआ हमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल ये फार्मूला कहलाता है, जो आपको इस वक्त फार्मूला बार में नजर आ रहा है, ये ओवरऑल, सॉरी हाँ, तो ये ओवरऑल जो ये फार्मूला कहलाता है। और इस फार्मूला के अंदर हमने सम का फंक्शन यूज किया, हमने ये न्यूमेरिक कांस्टेंट 2 यूज किया है, और हमने ये न्यूमेरिक कांस्टेंट 20,000 भी यूज किया है इसी एक फार्मूला के अंदर। और हमने इसके अंदर 2 ऑपरेटर्स यूज किए हैं, एक है माइनस का ऑपरेटर और एक है मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर। ठीक है, जो डिवीजन का ऑपरेटर होता है वो होता है स्लैश। ये आमतौर पे आपके जो राइट साइड पे शिफ्ट की होती है उसके साथ होता है स्लैश। अगर आपके कीबोर्ड में नंबर पैड हो राइट साइड पे, जो 1 2 3 4 अलग से अगर नंबर लिखे हो, तो वहां पर भी स्लैश की होती है, वो डिवीजन के लिए यूज होती है, डिवीजन के ऑपरेटर के तौर पे। और प्लस के लिए प्लस का साइन यूज होता है। ठीक है जी, अच्छा ओके। इसी तरह से सम के जैसे ही एक हमारे पास एक और फंक्शन है एवरेज। अब आपको एवरेज का तो पता ही होगा एवरेज क्या होती है। ठीक है, तो एवरेज में इज इक्वल टू AVE। ठीक है, तो जैसे ही मैंने AVE लिखा तो AVE से शुरू होने वाले जितने भी फंक्शंस एक्सेल में एग्जिस्ट करते हैं, एक्सेल मुझे उनकी लिस्ट दिखा रहा है। तो मैं डाउन एरो करके और मैं एवरेज वाले फंक्शन तक चला गया। ठीक है, और जब मैंने डाउन एरो करके उस फंक्शन तक चला गया, उसके बाद मैं टैब की प्रेस कर रहा हूँ, कीबोर्ड में टैब की होती है ना, उसको मैंने प्रेस किया। तो ये देखें एक्सेल ने वो फंक्शन का पूरा नेम लिख दिया और साथ में स्टार्टिंग ब्रैकेट भी लगा दिया। और अब एक्सेल वेट कर रहा है कि मैं इसको बताऊं कि भाई एवरेज मैंने कौन सी वैल्यूज का लेना है। तो जैसे हमने सम के साथ किया था वही हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये देखें मैं यहाँ पे इसको एक सेल रेंज प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलें इस मरतबा मैं ये करता हूँ कि मल्टीपल कॉलम्स और मल्टीपल रोज से मैंने पूरी एक रेंज सेलेक्ट कर लिया। तो देखें एवरेज के फंक्शन को क्या पास हो रहा है, D11 कॉलन D16, B11 कॉलन D16। तो जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं B11 से D16 तक, उन सब का एवरेज कैलकुलेट होगा, जो कि एक मैथ में आपको पता है कि एवरेज का एक कॉन्सेप्ट होता है। और ये मैंने इसकी पैरेंथेसिस क्लोज कर ली, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये लीजिए, ये कोई बड़ा सा नंबर आ गया 50,791.30,769। ठीक है जी, तो ये था कि कैसे हम एवरेज का फंक्शन यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर लेट से आपके पास कोई सेल की रिपोर्ट आपके पास आई हुई है और आप देखना चाहते हैं कि भाई ये बहुत सारे आइटम्स हैं, उनके सामने उनके काउंट्स लिखे हुए हैं और उनमें सबसे ज्यादा सेल कौन सी आइटम की हुई है, जैसे कि चले हम इसी लिस्ट को ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा फंक्शन के नेम्स अपने पास लिखते जाइएगा, जो जो हम जिनकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनको हम देख रहे हैं, कम से कम अपने पास नेम उनका जरूर लिखते जाइएगा। अच्छा, तो उसके लिए हमारे पास एक मैक्स का फंक्शन हो सकता है। तो इज इक्वल टू मैक्स, और मैक्स को मैं सेल रेंज प्रोवाइड करूंगा। ये मैंने सेल रेंज प्रोवाइड कर दी, ड्रैग किया, इस मरतबा मैंने माउस से सेल रेंज को ड्रैग करके सिलेक्ट कर लिया।
तो देखिए नीचे वो खुद ही उसने B11 कॉलन B16 मैक्स के फंक्शन के अंदर लिख दिया है। अब मुझे सिर्फ अब क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत है। ये मैंने क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगाई और एंटर कर दिया। तो देखिए 52,314 जो मैंने रेंज सेलेक्ट की थी उसके अंदर हाईएस्ट वैल्यू थी, मैक्सिमम वैल्यू थी। तो मैक्स के फंक्शन ने मुझे जो भी मैंने सेल रेंज सेलेक्ट की थी उसके अंदर से जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो सर्च करके मुझे ला के दे दी है। तो आप सोचेंगे ये जो सिर्फ 6 वैल्यूज की एग्जांपल हम देख रहे हैं, अगर ये 6000 वैल्यूज होती तो मैं अगर खुद से मैक्सिमम उसमें सर्च करने ढूंढता तो बड़ा मुश्किल हो जाता कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो एक्सेल ने कितना मेरा काम आसान कर दिया कि जैसे ही मैंने मैक्स लिखा साथ में उसको सेल रेंज बताई तो एक्सेल ने खुद ही उसमें से सर्च करके मुझे ला के दिखा दिया कि लो भाई ये आपका मैक्सिमम नंबर है जो कि आपकी गिवन सेल रेंज के अंदर है। ठीक हो गया। तो जैसे मैक्सिमम का फॉर्मूला फंक्शन अवेलेबल है, इसी तरह से मिनिमम का भी फॉर्मूला या फंक्शन अवेलेबल है। तो इक्वल टू के साइन के साथ अगर मैं min मिन है इसका नाम और उसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट की मैंने और अब मैं इसको सेल रेंज बता रहा हूँ, ये मैंने सेल रेंज बता दी। ठीक है, और ये मैंने इसके बाद पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया। ठीक है, या मैं चाहता हूँ चले हम यहाँ पे ओके एक दफा मैंने एंटर किया तो ठीक है 3 हमें नजर आ गया और हम 3 ही एक्सपेक्ट करें कि 3 आना चाहिए। ठीक, अच्छा, या फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मिनिमम जो भी वैल्यू है इस सेल रेंज के अंदर वो या कॉमा, या अगर मिनिमम जो है वो लेट से 10 से बड़ी वैल्यू है तो फिर मुझे, या सॉरी 10 नहीं करता, मैं कहता हूँ जी अगर वो 5 से बड़ी वैल्यू है तो फिर मुझे 5 दिखा दो। 5 से छोटे अगर कोई वैल्यू आ रही है मिनिमम में तो मुझे वो ना दिखाओ, उसकी जगह मुझे एक मिनट गलत हो गया, कॉमा 5। हाँ, अगर मिनिमम में जो है वो गिवन रेंज के अंदर वैल्यू जो है वो 5 से बड़ी है तो मुझे 5 शो करो। ठीक है, लेकिन अगर 5 से छोटी वैल्यू है तो वो शो कर दो। तो अब गिवन रेंज के अंदर तो हमें दो वैल्यूज नजर आ रही है 3 और 4 जो कि 5 से छोटी हैं, तो हमें 3 नजर आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने एंटर किया तो देखिए 3 नजर आ रहा है। अब अगर मैं उस सेल में जाऊं और 3 को कर दूं लेट से 13, ठीक है, तो अब गिवन रेंज के अंदर स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो गया, मैंने एंटर नहीं किया इसलिए वो 3 लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो 4 लिखा हुआ है तो 4 नजर आना चाहिए 3 की जगह पे। तो ये देखिए मैं इसको 13 को जैसे ही एंटर करता हूँ तो 4 लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक, और उसके बाद मैं ये करता हूँ कि 4 को भी जाके चेंज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 14। अभी मैंने एंटर नहीं किया। ठीक है, तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो अब बजाहिर तो हमें लग रहा है कि भाई 10 अब जो है ना वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है गिवन रेंज के अंदर, लेकिन ये ले मैंने अब एंटर कर दिया लेकिन हमें वहां पे 5 लिखा हुआ नजर आ रहा है। क्यों? कौन एक्सप्लेन कर सकता? अहमद आप एक्सप्लेन करो। ये कॉमा के बाद हमने 5 लिख दिया इसलिए। एग्जैक्टली क्योंकि हमने एक तो सेल रेंज प्रोवाइड की, फिर कॉमा देके हमने एक कांस्टेंट वैल्यू भी बता दी है। ठीक है, इवन मैं कॉमा देके यहाँ पर एक और सेल रेंज भी बता सकता हूँ, जैसे कि मैंने एक कॉमा किया और लेट से मैं ये ई के कुछ सेल्स को भी मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिलहाल ब्लैंक है लेकिन मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो इन तमाम जगहों पे सर्च होगी B11 से लेके B16 तक और फिर कांस्टेंट 5 और फिर E11 से E16 तक, इन तमाम वैल्यूज में सर्च होगी और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो मैं ऐसे करता हूँ एंटर, तो देखिए 5 आ रहा है अभी तक। ठीक है, अच्छा यहाँ पे चूंकि मैंने ई के कुछ सेल्स मैंने सेलेक्ट किए थे तो यहाँ पर मैं 5 से छोटा कोई नंबर यहाँ पे एंटर करके देखता हूँ, मैं 2 एंटर करके देखता हूँ तो वो देखिए 2 हो गया। क्लियर है उमर? तो फैन भाई ये मैक्सिमम में भी ये काम करेगा कि इससे बिल्कुल, ज्यादा मैक्सिमम? जी बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक। अच्छा, अब जैसे आपने ये क्वेश्चन पूछा ना कि क्या ये काम करेगा, तो देखें इसमें होता ही है कि आप जब फंक्शन लिख रहे होते हैं ना तो ये जैसे मैक्स लिखा हुआ ना, मैक्स पे लाया मैं और जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये छोटा सा नीचे मैक्स लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूं, ये हाइपर लिंक है, आपको नजर आ रहा है मेरा माउस का जो पॉइंटर है वो चेंज हो गया है, वो हाइपर लिंक जैसे वेब पेज पे होता है ना वैसा बन गया है। मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ इस वक्त, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ब्राउजर ओपन होता है और ब्राउजर में डायरेक्ट वो मैक्स फंक्शन की पूरा मुझे एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है,
एक्सप्लेन भी करेगा। ओ सॉरी, आपको तो ब्राउजर मेरा नजर नहीं आ रहा होगा सर। शेयर में पूरी स्क्रीन कर देता हूँ आपके साथ। अब आपको मेरा ब्राउजर नजर आ रहा होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं दोबारा से ये काम करता हूँ। मैं ये मैक्स पे जब क्लिक किया तो ये मैक्स का नीचे हाइपरलिंक आ गया। ये एक्चुअली मुझे कह रहा है कि अगर आपको मैक्स की हेल्प चाहिए तो इस पर क्लिक करो। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ब्राउजर ओपन हो गया, वेब ब्राउजर क्रोम ओपन हो गया और उसमें मैक्स फंक्शन की पूरी एक्सप्लेनेशन आ रही है। आपको इसको ब्राउजर नजर आ रहा है ना? जिसको नहीं नजर आ रहा तो मुझे बता दे। तो ये देखिए मैक्स फंक्शन को पूरा उसने जो है वो एक्सप्लेन किया है और नीचे जाएं तो पूरी एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स भी सारी उसने लिखी हुई है। तो आप किसी भी फंक्शन की एग्जांपल यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ना सिर्फ ये बल्कि अगर यहाँ पे देखें ये इसी वेब पेज पे मैक्स फंक्शन के ये है ना नजर आ रहा है हमें। तो ये पीछे अगर फंक्शंस में मैं अगर आ जाऊं तो ये फंक्शंस में जैसे ही क्लिक करता हूं तो ये देखें मेरे पास फंक्शंस की पूरी लिस्ट नजर आ रही है। ठीक है, इसमें लॉजिकल फंक्शंस हैं, रेफरेंसेस हैं, ठीक है, और मोर फंक्शंस के नाम से भी कोई है। इसमें पूरी लिस्ट यहाँ पे, पूरी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ अवेलेबल है। तो आपको कभी भी लाइफ में जरूरत पड़े कि यार कौन सा फंक्शन, मुझे ऐसा कोई काम करना है और इसके लिए कोई फंक्शन होना चाहिए, तो आप यहाँ पे आके सर्च कर सकते हैं। जी हमारे पास टाइम है बस तकरीबन खत्म हो गया, 1 मिनट से कम है। तो इंशाल्लाह कल हम कंटिन्यू करेंगे यहीं से, कुछ और फंक्शंस को भी एक्सप्लोर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, कल टाइम पे यार जाग जाना भाई। ठीक है, आज तो मैंने आपको फोन करके जगाया। ठीक है जी, जी अहमद, ठीक है। अलार्म लगा लेना यार, अपने सिराने रख लेना अलार्म। जी ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। जी ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।